नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है और आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका होस्ट सतपाल गोदारा आज अपने एक और नए एडिटोरियल के साथ हाजिर हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है विमेन रिजर्वेशन। द हिंदू न्यूज़पेपर से हमारा हमेशा की तरह आज का जो टॉपिक है वो विमेन रिजर्वेशन पर लिया गया है। I may disagree with you, but I defend to the death your right to say। वोल्टेयर के इस मेन ध्येय वाक्य के साथ हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं। तो ओपिनियन पेज से अपने द हिंदू से लिया गया हमारा आज का आर्टिकल है 21 सितंबर 2023। आज के आर्टिकल में हम वही वोकेबलरी, रीडिंग स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाने वाले हैं और करंट इश्यूज में से आज का हमारा टॉपिक है महिला आरक्षण विधेयक, जो भारत की संसद के पटल पे रख दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में उस पर डिस्कशन चल रहा है और अब हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो ये देखिए प्रतीकात्मक चित्र है। इसमें संसद के अंदर माननीय महिला सांसदगण प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और अगली इमेज देखें आप, ये हमारा नया संसद भवन है। ये पुराना जो सदन है उसको, जिसे अपने कहा जा रहा है क्या, संविधान सदन नाम दे दिया गया है। ये नई पार्लियामेंट है और नई पार्लियामेंट के अंदर नए काम की शुरुआत हुई है और वो हुई है नारी शक्ति वंदन बिल से। और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी इस पर डिस्कस करते हुए, इस बिल को रखते हुए सदन के अंदर, अमित शाह गृह मंत्री इस पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और लोकसभा में ये बिल पारित हो चुका है। और उस पर प्रधानमंत्री जी का जो ट्वीट आया है ये भी अपने देख लेते हैं। डिलाइटेड एट द पैसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 128, यानी ये 128वां संविधान संशोधन बिल है। ये कौन सा 128वां संशोधन बिल है 2023 इन द लोकसभा विद सच ए फेनोमिनल सपोर्ट, जिस पर इतना शानदार समर्थन मिला। सो आई थैंक एमपीज अक्रॉस द पार्टी लाइन्स हु वोटेड इन सपोर्ट ऑफ दिस बिल। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं सभी सांसदगण को है जो धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके इसको समर्थन दिया। द नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इस बिल का नाम 128वें संविधान संशोधन का नाम क्या रखा गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम इज ए हिस्ट्रिक लेजिस्लेशन। ये एक ऐतिहासिक विधायी कार्य है विच विल फर्दर बूस्ट वुमेन एम्पावरमेंट। ये महिला सशक्तिकरण को और ज्यादा बूस्ट करेगा, आगे बढ़ाएगा। एंड विल इनेबल इवन ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन पार्लियामेंट पॉलिटिकल प्रोसेस। और ये महिलाओं की जो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर है जो ज्यादा भागीदारी बढ़ाने वाला साबित होगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी का मानना है। तो देखते हैं आज के आर्टिकल में क्या क्या मुख्य शब्दावली रहने वाली है। तो पहला शब्द आता है इसमें फ्रॉड। ये एक एडजेक्टिव है और फ्रॉड का मतलब है, एडजेक्टिव है फिल्ड विद समथिंग अनप्लीजेंट, कुछ अरुचिकर बातों से परिपूर्ण। ए सिचुएशन ऑफ फ्रॉड विद डेंजर और डिफिकल्टी, तो थोड़ा सा अरुचिकरण या परेशानीपूर्ण चीज हो उसे अपने फ्रॉड कह सकते हैं। दूसरा इसका अर्थ है यूज्ड अबाउट पीपल, व्यक्तियों के बारे में भी इसे कहा जा सकता है। वरीड एंड नर्वस, थोड़ा चिंतित और परेशान करने वाला हो, या इसे कुछ विशेष परिस्थिति सिचुएशन में भी यूज किया जा सकता है। वेरी बिजी सो दैट पीपल बिकम नर्वस, इतना व्यस्त हो कि लोग है जो परेशान हो जाए, उस अर्थ में भी है जो अपने फ्रॉड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम्स के होंगे चार्ज्ड विथ, एंग्जियस व्याकुल, और वरीड यानी चिंतित। और इसका एंटोनिम हो जाएगा जो चार्ज नहीं रहे, परेशान नहीं हो, तो वो काम होता है, क्वाइट होता है, एकदम शांत होता है। तो शांत इसका है जो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल ग्रेशिया, थिंग्स आर यूजुअली फ्रॉट एट वर्क ऑन मंडेज। आमतौर पर मंडेज को क्या होता है, चीजें बहुत ही परेशानीपूर्ण होती है, यानी कि काम की हसल बसल होती है। यानी जब आप एक इसमें विशेष ध्यान दें, संडेज, मंडेज, ये जो प्लूरल में एस यहाँ दिया हुआ होता है तो इसका मतलब होता है रिकरिंग ऑन एवरी संडे और मंडे।
बार बार उसी दिन होता हो तो उसमें अपने क्या है, उस डे के आगे एस लगा देते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट वर्ड है आज लुडेटरी। लुडेटरी का मतलब हुआ प्रेज वर्दी, एडजेक्टिव है सराहने योग्य, ऑफ स्पीच और राइटिंग एक्सप्रेसिंग प्रेज एंड कमेंडेशन। तो लिखने में या बोलने में जहां आपको प्रशंसा व्यक्त करनी हो तो वहां अपने लॉडेटरी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। फुल ऑफ प्रेज, प्रशंसा से परिपूर्ण। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉन्ग्रेचुलेटरी, जिसमें कॉम्प्लीमेंशन दिया जाता हो, कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई दी जाती हो। प्रेजिंग, जिसमें प्रशंसा की जाती हो। तो सराहने योग्य, प्रशंसा करने योग्य, तो जिसमें प्रशंसा करने योग्य हो तो वो सिनोनिम्स के बाद में एंटोनिम्स देखो। डिस्परेजिंग या डैमनिंग, जिसमें अपने डेमन करे हैं, उसकी निंदा करें, तो ये उल्टा हो जाएगा। एंथुजियास्टिक एंड लॉडेटरी आर्टिकल्स, तो ये बहुत ही उत्साहपूर्ण और प्रशंसापूर्ण आर्टिकल है। और ये शब्द क्यों प्रयोग हुआ, इसके अंदर जो विमेन एम्पावरमेंट का जो प्रपोजल आया, प्रस्ताव आया, बिल आया है, तो ये इस कार्य को क्या कहा गया है कि एक लॉडेटरी एक्शन है सरकार का, तो लेखकगण ने इस शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है डिलिमिटेशन। ये शब्द अब आप इस संदर्भ में बार बार सुनेंगे। डिमार्केशन नाउन है, द एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री और लिमिट्स ऑफ समथिंग, सीमांकन करना, यानी तय कर देना कि आपका एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इतना इतना ही रहेगा। तो परिसीमन या सीमांकन करना, सीमाओं का निर्धारण कर देना कि आप यहाँ तक रहोगे, तो इस तरह से। तो यहाँ आर्टिकल में संदर्भ है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का सीमा क्षेत्र निर्धारित करना, उस प्रक्रिया के लिए डिलिमिटेशन शब्द काम है। डिमार्केशन करना या डिलिमिटेशन करना सिनोनिम हो गया। ऑपोजिट वर्ड हो गया लिबरेशन, मुक्त कर देना, खुला छोड़ देना। लिबर्टी आजादी, अलाउंस परमिशन दे देना, आज्ञा दे देना। पीपल रेज क्वेश्चंस ऑन द न्यू डिलिमिटेशंस, लोगों ने नए डिलिमिटेशन परिसीमांकन पर क्या है सवाल उठाए, तो ये किसका वाक्य में प्रयोग हो गया। अभी जो पुरानी जनसंख्या के आधार पर है जो भारत में परिसीमन हुआ है, जो अगला परिसीमन है वो 2026 के बाद ही हो सकता है, ऐसा संवैधानिक प्रावधान किया हुआ है। तो नई जो जनसंख्या की जो जनगणना है वो हो जाएगी, उसके बाद में ही ये परिसीमन हो सकता है। तो वो आर्टिकल में अपनी इसकी चर्चा करेंगे। तो इस शब्द का एक बार अर्थ देख लीजिए। नया शब्द है रब। रब रगड़ या कठिनाई, समथिंग दैट कॉजेज अ डिफिकल्टी और प्रॉब्लम। तो रब का मतलब होता है परेशानी। क्या है? परेशानी। तो ये नाउन या एडजेक्टिव के रूप में उन्हें इसको यूज ले सकते हैं। ड्रैगिंग या डिफिकल्टी या स्नैग सिनोनिम हो गए। रिमूव हटा देना, एक्सट्रैक्ट कर देना। देयर इज द रब, देयर इज द रब, इसे एक ईडियम के रूप में भी अपने काम में ले सकते हैं। तो ये इडियमेटिक यूज का भी हो सकता है कि यही एक प्रॉब्लम है, देयर इज द रब। द रिस्क दैट एसेट प्राइसेस विल फॉल विदाउट वार्निंग, जोखिम ये है कि एसेट्स के जो प्राइसेस हैं, संपत्तियों के जो मूल्य हैं, वो बिना चेतावनी के क्या है गिर जाएंगे, यही बड़ी परेशानी है। नेक्स्ट वर्ड इज मैंडेट, नाउन, the power that is officially given to a group of people to do something, especially after they have won an election। अधिदेश या आदेश या शासनादेश। तो मैंडेट का अर्थ होता है खास तौर से लोगों को चुनाव जीतने के बाद में दी गई अथॉरिटी। तो अधिदेश या शासनादेश या जनादेश, चुनाव जीतने को जिस पार्टी को बहुमत मिला है तो उसे हम कहते हैं जनादेश मिला है, मैंडेट मिला है, पब्लिक मैंडेट मिला है। तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डिक्री, कमांड, जैसे जो कोर्ट का ऑर्डर है डिक्री कहा जाता है, कमांड आदेश, वारंट या अथॉरिटी, सत्ता शब्द का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है सिनोनिम के रूप में। ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे डिनायल करना, मना कर देना, इनकार कर देना, रिफ्यूज कर देना, अस्वीकार कर देना,
उसे वीटो कर देना, रोक लेना। द यूनियन लीडर्स हैड ए क्लियर मैंडेट फ्रॉम देयर मेंबर्स टू कॉल ए स्ट्राइक। जो यूनियन है, कोई ट्रेड यूनियन है, मान लो एनजीओ है या कोई संगठन है, लोगों का समूह है, तो यूनियन के नेताओं ने क्या किया, एक क्लियर मैंडेट, आदेश प्राप्त कर लिया फ्रॉम देयर मेंबर्स, अपने साथियों से, टू कॉल ए स्ट्राइक, की वे एक हड़ताल आहूत करें। तो हड़ताल करने के लिए उन्हें मैंडेट मिल गया, आदेश मिल गया। नया शब्द देखते हैं, रूज। रूज होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा रूज। नाउन है, ए ट्रिक और क्लेवर प्लान, चाल, छल या धोखा। तो इसे अपनी चाल के अर्थ में लेते हैं कि यार इसमें कुछ चालाकी हुई है, कोई न कोई ट्रिक हुई है, तो रूज के रूप में प्रयोग हुआ है। तो अपने जो आर्टिकल है उसमें इस शब्द का इसलिए प्रयोग हुआ है क्योंकि ऑथर की टोन ये है कि महिला आरक्षण विधेयक लाए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसको तुरंत लागू न करने के पीछे हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की कोई रूज नहीं है, कोई चाल नहीं है। तो टैक्टिक यानी चालाकीपूर्ण, डिवाइस युक्ति, स्कीम योजना या ट्रिक, तो आप कोई चाल या छल करें ऐसा विचार हो। विपरीत हो जाएगा ऑनेस्टी, ओपननेस, पारदर्शिता, खुलापन या वास्तविकता। एग्जाम्पलिंग रेशिया देखते हैं, इट वॉज जस्ट ए रूज टू डिस्ट्रैक्ट हर वाइल हर पार्टनर टुक द मनी। ये एग्जाम्पल दिया है, देखो हिज और हर नाम आया हुआ है, तो इट वॉज जस्ट ए रूज टू डिस्ट्रैक्ट हर, ये तो केवल उसका ध्यान भटकाने के लिए एक चाल थी, रूज थी। रूज यानी चाल। वाइल जबकि हिज पार्टनर, यहाँ पर हिज पार्टनर टुक द मनी, जब उसके पार्टनर ने पैसा लिया तो ये ध्यान हटाने के लिए एक चाल थी, यानी कोई मजाक कर रहे हैं पति पत्नी, उस संबंध में कुछ वाक्य बनाया है। पैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल एडजेक्टिव है, यानी कि पितृसत्तात्मक। यूज्ड अबाउट सोसाइटी और सिस्टम, एक समाज के अंदर प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल्ड बाय मेन रादर देन वुमेन, वीमेन, तो महिलाओं की बजाय पुरुषों द्वारा जो सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, अथॉरिटी परिवार में बनी रहे, या पासिंग पावर, प्रॉपर्टी एटसेट्रा फ्रॉम फादर टू सन रादर देन फ्रॉम मदर टू दी डॉटर। तो पिता से पुत्र को संपत्ति का ट्रांसफर किया जाता है, न कि माँ द्वारा बेटी को। तो समाज या सामाजिक व्यवस्था जिसमें पुरुष प्रधान या पुरुषों द्वारा शासित सत्ता हो, या संपत्ति आदि का पिता से पुत्र को, न कि माता से पुत्री को हस्तांतरण होता हो, तो ऐसी सत्तात्मक व्यवस्था है वो पितृसत्तात्मक होती है। जैसे भारत में पूर्वोत्तर में मातृसत्तात्मक है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर है जो अपने पितृसत्तात्मक है, साउथ में। तो ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटोरियल या रिजिड व्यवस्था हो, तो तानाशाहीपूर्ण, डिक्टेटरशिप युक्त या शक्ति युक्त, और जिसमें मेल डोमिनेंस हो, पुरुषों का आधिपत्य हो, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी हो गया। अब उल्टा इसका होगा, विपरीत ऑपोजिट वर्ड होगा मैटरनल, जो माँ से रिलेटेड हो, ये मैट्रियार्कल हो जाएगा। फीलियल हो गए, संतान संबंधी। नॉर डिड शी नेग्लेक्ट द सीन्स ऑफ पैट्रियार्कल हिस्ट्री, वह जो पैट्रियार्कल जो पितृसत्तात्मक इतिहास है उसके सीन्स की उपेक्षा नहीं कर सकती। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। तो ये मैट्रियार्कल शब्द महिला आरक्षण के संबंध में ही प्रयोग हुआ है कि एक पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएं क्या उम्मीद कर सकती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फॉल्टर। वर्ब है टू बिकम वीक और मूव इन ए वे दैट इज नॉट स्टडी, अशक्त होना, अस्थिर होना या लड़खड़ाना। तो यहाँ फॉल्टर दिया है कि अब एक चांस आया है में विमेन एम्पावरमेंट का 30 सालों बाद में, तो अब ऐसा नहीं हो कि सरकार इस मामले में कहीं लड़खड़ा जाए, तो इस मौके का फायदा उठाना है। कहीं ऐसा न हो कि फिर से गवर्नमेंट फॉल्टर कर जाए और हमेशा की तरह ये विधेयक बीच में लटक जाए। इस संबंध में इस वाक्य का प्रयोग, शब्द का प्रयोग हुआ है। हेसिटेट, हिचकिचाना, डिले करना, ड्रैग वंस फीट, अपने पैर, जैसे कोई व्यक्ति चलता है, जैसे पियक्कड़ व्यक्ति होता है, वो हैवी ड्रिंक कर लेता है, उसके बाद में लड़खड़ाने लगता है, उस अर्थ में भी हो सकता है। अब
ये क्या होता है, विपरीत ऑपोजिट वर्ड्स देखते हैं। स्टेबलाइज करना, घरों में विद्युत यंत्र होता है स्टेबलाइजर जिसे आप बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होता है, उतार चढ़ाव होता है, तो आप हाई वोल्टेज या वोल्टेज मेंटेन करने के लिए स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हैं। तो स्टेबलाइज यानी स्थिर करना, तो स्थिर करने वाला है स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइज करना, स्टे करना या स्टडी स्थिर होना। द इंजन फॉल्टर्ड एंड स्टॉप्ड, इंजन थोड़ा बहुत गड़बड़ाया, लड़खड़ाया और बंद हो गया। दूसरा वर्ब के रूप में ही टू लूज कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास खो देना, एंड डिटर्मिनेशन, तो विश्वास और दृढ़ता खो देना, डगमगाना, यानी कॉन्फिडेंस भी डगमगाता है, उस संबंध में भी फॉल्टर का प्रयोग किया जा सकता है। तो ही फॉल्टर्ड एंड मिस्ड द बॉल, अब मान लो खिलाड़ी है, दो लोग टेनिस खेल रहे हैं और उसने थोड़ा सा वो फॉल्टर किया, कॉन्फिडेंस इधर उधर हुआ और उसे बॉल मिस हो गई। या क्रिकेट के अंदर कोई बैटिंग कर रहा है, बॉलर्स ने बॉल की लेकिन बैट्समैन क्या थोड़ा सा फॉल्ट किया, तो फॉल्टर्ड एंड मिस्ड द बॉल एंड गॉट आउट। नेक्स्ट, अब अपना आता है आर्टिकल। आज का आर्टिकल है एडिटोरियल कॉर्टेसी द हिंदू। हम द हिंदू को पढ़ते हैं एवरीडे और आज 21 तारीख का अपना जो आर्टिकल है, लेजिस्लेटिंग चेंज, विधायी परिवर्तन ऑन द पैसेज ऑफ द विमेन्स रिजर्वेशन बिल इन द लोकसभा। इंडियन पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के पास होने पर ये लिया गया है। तो लेजिस्लेटिंग चेंज आ रहा है कि विधायी कार्य बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क होने वाला है। द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल मस्ट बी पास्ड इन द करंट फॉर्म विदाउट फर्दर डिले, ये इसकी सब हेडलाइन है। एडिटर्स का विचार है कि महिला आरक्षण विधेयक मस्ट बी पास्ड, अवश्य ही पास किया जाना चाहिए। थोड़ा सा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे भी ध्यान दे लें आप, मस्ट बी पास्ड पैसिव फॉर्म है, अवश्य ही पास किया जाना चाहिए इन द करंट फॉर्म, वर्तमान रूप में ही, और विदाउट फर्दर, आगे और ज्यादा देरी किए बिना, डिले किए बिना इसे पास किया जाना चाहिए। द पैसेज ऑफ द विमेन्स रिजर्वेशन बिल इन द लोकसभा ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स, 3 दशकों बाद में, डिकेड मतलब 10 साल की एक अवधि है, उसे डिकेड बोलते हैं, दशक, 10 सालों का, पीरियड ऑफ 10 years। After it was first tabled in the parliament is a welcome move that can finally shatter a political glass ceiling। ये देखो एक इडियोमेटिक फ्रेज भी आई है। अब इस लाइन को दोबारा ध्यान से देखें, ये 3 दशक बाद यानी 30 सालों बाद में आया है। आफ्टर इट वॉज फर्स्ट टेबल्ड, जब ये पहली बार टेबल किया गया पार्लियामेंट में। टेबल करना अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में संसद के पटल पर कुछ रख देना। तो कोई विधेयक संसद के पटल पे पहली बार प्रस्तुत किया जाता है तो टेबल कर देना, पेश कर देना है, जो सबमिट कर देना, प्रस्तुत कर देना। तो टेबल का अर्थ होता है पेश करना, टेबल कर देना, प्रस्तुत कर देना। तो जो पहली बार इसको ये वर्ब के रूप में आता है यहाँ पर, तो पहली बार जब पार्लियामेंट में टेबल किया गया, ये वेलकम मूव, ये एक स्वागत योग्य कदम है। यहाँ मूव का अर्थ है कदम, तो ये स्वागत योग्य कदम है। दैट कैन फाइनली शटर पॉलिटिकल ग्लास सीलिंग। अब वो एक अंततः क्या करता है, राजनीतिक ग्लास सीलिंग है उसे शटर कर देता है। शटर कर का मतलब होता है बिखेर देना। जैसे कोई ग्लास की चीज है, शीशे की बनी हुई चीज है, आप उसे तोड़ेंगे तो उसमें टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो इस तरह से शटर हो जाएगा। अब यहाँ पर ग्लास सीलिंग, टू शटर ए पॉलिटिकल ग्लास सीलिंग, तो टू शटर ए ग्लास सीलिंग, यहाँ पॉलिटिकल को आप भूल जाए एक बार, इसको इडियम को इस तरह से ले, टू शटर ए ग्लास सीलिंग, तो ग्लास सीलिंग को शटर करना। तो ग्लास सीलिंग शब्द है वो महिलाओं के लिए खास तौर से काम में लिया जाता है बोलचाल के अंदर, क्योंकि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, खास तौर से एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, या फिर वर्क प्लेस पे जहां महिलाएं, कामकाजी महिलाएं काम करती है, तो वहां पर ये शब्दावली काम में ली जाती है। क्योंकि जो टॉप नॉट जो पोजीशंस होती हैं एग्जीक्यूटिव लेवल की, जहाँ सीईओज आदि होते हैं या डायरेक्टर्स पोस्ट होती है, चेयरमैन की पोजीशन होती है, वहां पर महिलाओं को बहुत कम अवसर दिए जाते हैं परंपरागत रूप से। आजकल तो बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। तो उसके लिए क्या कहते हैं, जैसे
ग्लास है, पारदर्शी है, उसमें आपको टॉप पोजीशन तो दिख रही है लेकिन आप वहां तक जा नहीं सकते, आपको ऐसा पोजीशन नहीं दिया जाता। तो उस ट्रांसपेरेंसी के अंदर आपको टॉप पोजीशन तो दिख रही है लेकिन वहां तक जाने का मौका नहीं दिया जाता। तो ये इसमें कहा गया कि अगर महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया तो वो इस पॉलिटिकल ग्लास सीलिंग को, वो तो बिजनेस की फील्ड में, वर्क प्लेस में हो रहा है, तो राजनीति के अंदर भी महिलाओं को टॉप पोजीशन में जाने के जो मौके नहीं मिल पा रहे हैं वो मिलने लगेंगे। लेकिन इंडियन मूवमेंट थोड़ा सा अगर राजनीतिक रूप से देखें तो अच्छा है, हमारे तो प्रेसिडेंट भी महिला है, फाइनेंस मिनिस्टर भी महिला है, पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, तो ऐसा है बहुत कुछ लोगों को फायदा मिल रहा है। लेकिन मास जो बेनिफिट देने के लिए क्या और चेंजेस करने बाकी है। तो विद विमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जो महिला सदस्य हैं कंप्राइजिंग ओनली अबाउट 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, जिसके अंदर केवल 15% जो महिलाएं हैं लोकसभा की, द जेंडर इन इक्वलिटी, असमानता, जो जेंडर इनइक्वलिटी, जो जेंडर लिंग के आधार पर जो असमानताएं हैं महिलाओं की, इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज ए स्टार्क एंड डिस्टर्बिंग थिंग। तो ये एक बहुत ही परेशान करने वाली, डिस्टर्ब करने वाली बात है। दी 128th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, 128वां संविधान संशोधन बिल है, जो अधिनियम है, और द नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इस बिल को एक नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वंदन यानी वर्शिप, प्रेज, सीक्स टू अमेंड दिस बाय रिजर्विंग अ थर्ड ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा। ये क्या करता है, 1/3 33% सीटें हैं लोकसभा की, एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और जो विधायिकाएं हैं, लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज हैं फॉर विमेन, महिलाओं के लिए राज्यों के अंदर आरक्षण तय करेगा। इट हैज ए 15 ईयर सनसेट क्लॉज, इसके अंदर एक 15 साल की सनसेट क्लॉज दी गई है फॉर द कोटा दैट कैन बी एक्सटेंडेड, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड करना, विस्तार करना। तो कैन बी एक्सटेंडेड, ये पैसिव स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपका। तो इसमें जो कोटा है जो निर्धारित किया गया है 33% का, उसमें एक सनसेट क्लॉज है। तो ये सनसेट क्लॉज, ये भी एक फ्रेज है। तो सनसेट क्लॉज का अर्थ क्या है, जैसे सनसेट होता है तो टाइम फिक्स होता है, भाई इस टाइम पर सनसेट होना है, उस टाइम पे सनसेट होके ही रहेगा। तो जैसे पहले SC/ST का जो आरक्षण था उसमें सनसेट क्लॉज क्या थी, SC/ST के रिजर्वेशन के संबंध में सनसेट क्लॉज थी कि ये आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ी तो उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो ये हर साल 10-10 साल बाद में इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं और इसकी सनसेट क्लॉज हर साल 10 साल की इंक्रीज कर देते हैं हर 10 साल बाद में। तो ऐसा ही अब इसमें किया जा रहा है कि ये एक बार जो रिजर्वेशन जब भी लागू होगा 15 साल के लिए होगा और 15 साल के बाद में ये अपने आप खत्म हो जाएगा अगर सरकार इसको आगे नहीं बढ़ाती है। तो इस टाइम इस तरह की जो क्लोज है, जो संवैधानिक प्रावधान है, तो उसको सनसेट क्लोज कहा गया है। तो इस तरह से फ्रेजेज का प्रयोग होता है संदर्भ के अनुसार, इसका आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट, कंसिडरिंग द फ्रॉट हिस्ट्री। फ्रॉट का मतलब होता है परेशानी पूर्ण, परेशानी युक्त या परेशानी पूर्ण। फ्रॉट हिस्ट्री ऑफ द स्ट्रगल फॉर विमेन्स रिजर्वेशन, कंसिडरिंग, विचार करते हुए, पार्टिसिपल फॉर्म है शुरू में ही। तो अगर हम परेशानी पूर्ण पीछे का जो इतिहास देखें महिला आरक्षण के लिए, क्योंकि 30 साल से इसका संघर्ष चल रहा है, कभी टेबल हो जाता है, कभी पास नहीं होता, कभी पास हो गया तो पार्लियामेंट में से लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो वो लैप्स हो जाता है। सेवरल फॉल्स स्टार्ट्स डिस्पाइट, तो इसका जो कई सारी जो फॉल्स स्टार्ट्स है, कई छद्म इसकी शुरुआत हुई, डिस्पाइट द राज्यसभा पासिंग इट इन 2010, इसके बावजूद, डिस्पाइट के बावजूद राज्यसभा ने इसे 2010 में पास भी कर दिया था। It is laudatory that the first bill to be introduced in the new संसद भवन has been passed in the Lok Sabha। ये बात laudatory है, प्रशंसनीय है। क्या है? प्रशंसनीय है कि इसे लोकसभा में जो नई संसद भवन है उसमें पहले दिन पास कर दिया गया है। Has been passed in the Lok Sabha
बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन विल बी डिलेड, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, क्रियान्वयन, वो डिले कर जाएगा, उसमें देरी हो जाएगी, एज इट हैज बीन टाइड टू टू फैक्टर्स, क्योंकि इसे दो फैक्टर से टाई कर दिया गया, बांधे गए, यानी इसमें दो शर्तें जोड़ दी गई है। तो यहाँ टाइड का मतलब होता है बांधना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करना, तो इसे टर्म्स कंडीशंस अप्लाई कर दी। पहली कंडीशन क्या है, डिलिमिटेशन एंड द सेकंड इज सेंसस। सो द टू फैक्टर है, पहला डिलिमिटेशन और दूसरा सेंसस। तो डिलिमिटेशन यानी परिसीमन, तो लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन और जनगणना, एंड देयरइन लाइज द रब, और यही परेशानी निहित है। अब यहाँ पर एक शानदार इडियम है, आप इसका ध्यान रखें, देयरइन लाइज द रब। तो देयरइन लाइज द रब का मतलब है वही परेशानी निहित है। ये एक विलियम शेक्सपियर का जो हैमलेट है उसके अंदर इसका पहली बार प्रयोग होता है, वहां वो है जो इसमें सोलोलिकी के अंदर यूज करता है, देयरइन लाइज द रब, की यही परेशानी है। तो कोई चीज जो जिसका परेशानी है, जिसका मूल जो रूट जहां हो, उस बात के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इट इज अनफॉर्चुनेट दैट, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि द इम्प्लीमेंटेशन इज बीइंग लिंक्ड टू डिलिमिटेशन। अब यहाँ ऑथर की टोन है वो देखिए कि इट इज अनफॉर्चुनेट, ये फॉर्चुनेट नहीं है, अनफॉर्चुनेट है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसका लागू करना उसे लिंक कर दिया गया डिलिमिटेशन से, कि परिसीमन होगा तो ये लागू होगा। फॉर द प्रिंसिपल ऑफ हैविंग ए थर्ड ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर वीमेन हैज नथिंग टू डू विद द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज और द नंबर ऑफ असेंबली और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ईच स्टेट, क्योंकि फॉर द प्रिंसिपल ऑफ हैविंग 33% जो सीटें रखनी है, उसके सिद्धांत के लिए उसका है जो टेरिटोरियल लिमिट से, उनकी जो क्षेत्रीय सीमाएं हैं, उन जो विधानसभा क्षेत्रों की या लोकसभा क्षेत्रों की जो सीमाएं हैं, उसे कोई लेना देना नहीं है, या नंबर ऑफ असेंबली ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और अदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो विधानसभाओं के जो क्षेत्र होते हैं, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं, ऐसा इसका सिद्धांततः कहना है। लेकिन संवैधानिक स्थिति कुछ और है। द वुमेन विल thus have, the women will thus not have access to 33 रिजर्वेशन। तो इस प्रकार से महिलाओं को है जो 33% है जो आरक्षण तक पहुंच नहीं होगी इन दी 2024 के चुनाव में, जनरल इलेक्शन में। द बिल हैज ऑल्सो मैंडेट्स दैट एज नियरली एज 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स विल बी सेट असाइड फॉर वीमेन। तो बिल के अंदर ये भी मैंडेट है, ये भी आदेश है कि उसमें से 1/3 सीटें हैं वो भी SC/ST के लिए अलग से रखी जाएगी, सेट असाइड, रिजर्व रखी जाएगी। यानी महिला आरक्षण में भी SC/ST को 33% आरक्षण होगा। द अपोजिशन इज डिमांडिंग एन इंटरनल कोटा फॉर वीमेन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस OBCs। विपक्ष भी क्या कर रहा है, वो एक आंतरिक कोटा मांग रहा है, OBC महिलाओं के लिए भी 33% आरक्षण होना चाहिए। बट दिस शुड नॉट बी यूज्ड एज ए रूज, लेकिन इसे एज ए रूज, चाल के रूप में इसे रूज का मतलब होता है चाल, रूज यानी चाल, इसे एक चाल के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। तो रूज का मतलब है मूव, ट्रिक। तो ये कहना चाहता है कि इसे एक रूज के रूप में, ट्रिक के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। टू डिले द इम्प्लीमेंटेशन, कि महिला आरक्षण को लागू करने में देरी करने के लिए एक चाल ने बना लिया जाए OBC वाली डिमांड को। सो इन द मीन टाइम, इसी दौरान प्रपोजल शुड बी फाइन ट्यून टू एंश्योर दैट, ये जो प्रस्ताव है उसको ये बात सुनिश्चित कर लेने के लिए रखना चाहिए कि व्हेन इट बिकम्स एन एक्ट, जब ये अधिनियम बने,
ये जो बिल है, ये जब कानून बने, इट इज नॉट मेयर टोकनिज्म फॉर विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये महिलाओं के लिए केवल, मेयर यानी ओनली, ये केवल टोकनिज्म, एक सांकेतिक नहीं बन जाए कि महिलाओं का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व दर्शाने के लिए एक टोकन है, सांकेतिक रूप से, रियलिटी में तो वे की तरह पुरुष ही राज करते रहे और महिलाओं को आरक्षण दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका विचार है। सो इट इज a fact that local bodies are the better represented। ये एक तथ्य है कि जो स्थानीय निकाय है, बॉडीज का मतलब क्या है, निकाय, जो स्थानीय निकाय है पंचायती राज के स्टेट्स में, विद द शेयर ऑफ वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जिसमें महिलाओं का पंचायती राज संस्थाओं में हिस्सेदारी है, वेल अबव 50% इन सेवरल स्टेट्स, कई राज्यों में 50% से भी ज्यादा प्रतिनिधित्व है। लेसन्स मस्ट बी इम्बाइब्ड ऑन, इस बात से हमें है जो कुछ शिक्षा लेनी चाहिए कि दैट women at the grassroots level, grassroots level का मतलब जमीनी स्तर पर, शुरुआती लेवल पर, have broken all sorts of barriers। तो ग्रास रूट लेवल, ग्राम पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल पे है जो महिलाओं ने जिला स्तर पर क्या किया है, हर तरह के बैरियर है, जो बाधाएं हैं उनको तोड़ा है, जो परंपरागत बाधाएं हैं उनके काम करने में, फ्रॉम पैट्रियार्कल माइंडसेट एट होम। अब जो घरों में लोगों के क्या होता है, पैट्रियार्कल, पितृसत्तात्मक जो माइंडसेट होती है, जो सोच होती है, टू नॉट बीइंग टेकन सीरियसली, कि वो उन्हें ज्यादा सीरियसली, गंभीरता से नहीं लेते हैं, इन देयर ऑफिशियल ड्यूटीज, कि वो अपने आधिकारिक कार्य करें उसके अंदर, एंड मेड ए डिफरेंस, और उन्होंने काफी अंतर भी किया है, अच्छा भी करके भी दिखाया है। सो वीमेन स्ट्रगल ऑन सो मेनी अदर काउंट्स, अब महिलाओं के अन्य मामलों में भी जो संघर्ष है उसकी भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। दे हैव अनइवन एक्सेस टू हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन। अब महिलाओं के जो अन्य क्षेत्रों के अंदर थोड़ी सी और चर्चा करें तो वो कहता है, लेखक कहता है कि उनको अनइवन एक्सेस है, यानी समान अवसर नहीं है, उनके अवसरों में काफी सारे उतार चढ़ाव हैं, उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, चाहे बात हेल्थ की हो, स्वास्थ्य की हो, पोषण की हो, न्यूट्रिशन की हो या शिक्षा की हो। इन तीनों ही क्षेत्रों में, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में भी महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है। देयर इज ए लैक ऑफ सेफ प्लेसेस, उनके सुरक्षित स्थानों की भी है जो कमी है, अभाव है। विमेन आर ऑल्सो फॉलिंग आउट ऑफ द वर्कफोर्स, वर्कफोर्स से भी महिलाएं बाहर आ रही हैं। अमंग द G20 कंट्रीज, अगर G20 देशों की बात कर लें, इंडियाज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज लोवेस्ट एट 24%। G20 कंट्रीज में भी भारत की जो महिलाओं की भागीदारी है, कामकाजी महिलाओं की, वो 24% पर सबसे कम है, यानी बाकी देशों में महिलाओं की भागीदारी हमसे ज्यादा है, हमारी मात्र 24% है G20 कंट्रीज में। इंडिया विच गेव वुमेन वोटिंग राइट्स एट द वेरी आउटसेट, और ये उस भारत में है जहां महिलाओं को जो मताधिकार है, वोटिंग राइट्स है, एडल्ट सफ्रेज है, वो ठीक स्टार्टिंग में ही दे दिया गया था, आउटसेट, एट दी वेरी, वेरी मीन्स वेरी के पहले आर्टिकल, एग्जैक्टली दी वेरी, ठीक शुरुआत में, स्टार्टिंग में दे दिया गया था, उस देश में ये हाल है। तो शुड नॉट फाल्टर व्हेन इट कम्स टू एंश्योरिंग बेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर वीमेन। अब उसको ऐसे मामले में फाल्टर नहीं करना चाहिए, लड़खड़ाना नहीं चाहिए, जब क्या है, महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जब बात आती हो। सो फॉर ग्रोथ एंड इंस्टीट्यूटिंग चेंज इन की एरियाज, अब ग्रोथ के लिए, विकास के लिए और मुख्य क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए विमेन नीड टू हैव देयर से, महिलाओं को भी अपनी बात कहने की आवश्यकता है और उसके लिए उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें मौका भी देना चाहिए। और अच्छी बात है, इसके लिए हमारा ये अधिनियम आ रहा है तो इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, एंड आप इस सेशन को हमेशा की तरह देखते रहें।
और अपनी वोकैब्स को हमारे साथ बढ़ाते रहें। उम्मीद करते हैं अब हमेशा इसको आप लाइक शेयर और कमेंट करना भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू।